फाइनल कोर्स, इस पे तुमको भी दिखेगा, अभी मेरा कनेक्टर आ जाए। फाइनल कोर्स सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल पेपर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग एएस वर्सेस इंड एएस, कार्व आउट्स और कार्विन्स, कार्व आउट और कार्विन्स डाल दिए गए आपके कोर्स में, इंड एएस वाइज वेज आईएफआरएस, रेलेवेंट फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम May 2016 एग्जामिनेशन, ऐसा ब्रैकेट में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। अब कोई किसी का नोटिफिकेशन कहीं का भी ला के कुछ भी बोले, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे तो जो मॉड्यूल मिला है वो मुझे पढ़ाना है, और उसके बाद उस मॉड्यूल को पढ़ाना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि उसके अंदर जो लिखा है वो और खतरनाक है। नाउ लेट्स मूव, वापस से शुरू करते हैं। ये इंस्टीट्यूट ने लिख के भेजा, क्या हो बेटा, कहां जा रही है, कहीं भी बैठ जा, कौन सा समझ में आने वाला है। नाउ अब पुराना हो गया, अब नया लाना पड़ेगा। दिस सप्लीमेंट्री मॉड्यूल हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द फैकल्टीज ऑफ बोर्ड ऑफ दिस परमिशन ऑफ द काउंसिल, ये हो गया। दिस सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय द फैकल्टी ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज with a view to assist the student in their education, while due care has been taken in preparing in all this, ठीक है, concern otherwise all rights reserved। अच्छा, इसके बाद जो लिखा था वो मैं पढ़ाना चाह रहा था आपको बस। Pursuant to the announcement of the finance minister in July 2014 to adopt the Ind AS from 1516 और फिर Companies Act 2013 में जो आ गए, therefore जो इंस्टीट्यूट ने नोटिफाई किया है, Therefore, specific inclusion of Ind AS in the syllabus of paper 1, यानी इन्होंने पेपर 1 के सिलेबस में इंक्लूजन किया है। तो जब इंक्लूजन किया है तो ये वो नहीं है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। This is included under CA curriculum has been necessary according a topic based on Indian accounting standard has been included in the final course curriculum applicable from May 2000। अब इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना। मैं क्यों, मतलब अच्छा भला आराम से था, मेरे को क्या मतलब था यहाँ 1 घंटा और पढ़ाने का। लिखा उन्होंने साफ, जब लिख के भेजा है कि अकॉर्डिंगली टॉपिक बेस्ड ऑन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज बीन इंक्लूडेड इन फाइनल कोर्स करिकुलम एप्लीकेबल फ्रॉम May 16 एग्जामिनेशन, अकॉर्डिंगली इट हैज बीन डिसाइडेड टू पब्लिश अ सेपरेट सप्लीमेंट्री बुक कंटेनिंग द ओवरव्यू ऑफ इंड एएस। अभी तक हमको सिर्फ डिफरेंसेस मालूम थे, ओवरव्यू नहीं मालूम थे। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग एएस विद इंड एएस, हमने सिर्फ ये पढ़ा था। एंड कार्व आउट्स एंड कार्विन्स, ये हमने नहीं पढ़े थे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, द मेन फीचर ऑफ दिस सप्लीमेंट्री स्टडी मॉड्यूल एज अंडर, उन्होंने दिया। उसके बाद द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। व्हाट डज दिस मीन? अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड गेन एबिलिटी टू अप्लाई द प्रोविजन। थ्योरी है यार, वो तो 30 पेज, तो इसमें सवाल कहाँ है? तो ये सप्लीमेंट्री मॉड्यूल सवाल लगाने के लिए नहीं दिया है, ये सप्लीमेंट्री मॉड्यूल कंसेप्ट अप्लाई करने के लिए दिया है। अब इसमें दिए हैं कंसेप्ट और अप्लाई करवाऊंगा मैं, इसलिए मेरे को 30 दिन आपको लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि जब कंसेप्ट अप्लाई होंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे अप्लाई होते हैं कंसेप्ट, थियरी की थियरी पे अप्लाई नहीं होते कंसेप्ट। प्लीज मेक इट श्योर, साफ लिख दिया उसने। Gain ability to apply the provision contained therein. We are confident that this publication would give a bird's eye view. ये पब्लिकेशन आपको सिर्फ क्या देगा? Bird's eye view of Ind AS, roadmap, implementation and all. With regard to this, whatever. सर ये प्रीफेस अपने आप में ये कह रही है कि ये इंक्लूजन है, ये अमेंडमेंट नहीं है। This is not DTL amendment batch. This is DTL न्यू केस स्टडीज बैच। ये डीटीएल की अमेंडमेंट बैच नहीं है ना। डीटीएल में जैसे नई सुप्रीम कोर्ट की केस स्टडीज और केस स्टडीज आ जाती हैं तो आप पढ़ते हो कि नहीं मन लगा के? ऐसे कभी कभी हमारे अकाउंट्स में भी हो जाता है कि वो लेके आ जाते हैं और नई चीजें डाल देते हैं। अब वहां तो क्या 2-4-5 केसेस होते हैं, यहाँ हमारे पास जो है ढेर सारे इंड एएस उन्होंने डाल दिए हैं। तो ये
पढ़ना सीए फाइनल के मई 16 के लिए जरूरी है। 8 मार्क्स से 10 मार्क्स के अंदर इनका इंक्लूजन रहेगा। और अगर उनको ऐसा लगा कि बच्चों को इंड-एएस पढ़ने की आदत डलवानी है तो वो 16 मार्क्स का भी हो सकता है, क्योंकि एक बार जब 16 मार्क के इंड-एएस पूछ लिए जाते हैं तो पूरा देश मान जाता है कि हाँ भाई इंड-एएस कोर्स में है ना? ये अब तब तक थोड़ी मानता है आदमी कि इंड-एएस कोर्स में। एक बार जब 16 मार्क्स का पूछ लिया जाता है तो आदमी बोलता है नहीं भैया अब इंड-एएस भी कोर्स में। पहले जैसे एएस 30, 31, 32 आए थे, वो आए थे तो कोई ने माना ही नहीं। एक बार 16 नंबर का पूछ लिया, अगली बार से हो गया कि हाँ सर है, कोर्स में है। तो इस बार ऐसा आपके साथ ना हो जाए, नहीं तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसलिए अब मुझे कम से कम 30 आवर्स आपके साथ बिताना पड़ेंगे इस इंड-एएस के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस इंड-एएस। और इंड-एएस जो अपने को करना है, विल स्टार्ट विथ एप्लीकेबिलिटी। So now, this is my course relating to 30 hours knowledge series on basics of IND-AS. So that is called IND-AS, I for IND-AS. Basic course है ये। इस course को करने के बाद you just have a bird's eye view about all the IND-AS rather than having in-depth view। आपको in-depth view इससे नहीं मिलेगा। You will have a bird's eye view, but yes, in your office, in your places, you will be able to apply IND-AS because we will have a comparative study, carve-ins, carve-outs and all about. So this is called I for IND-AS. Let's see, start with layman's approach. We have so many words with us, and let's review all these words. One word is gap, another one is AS, third one is IAS, fourth one is IND-AS, fifth one is IFRS. So though we know that what these words means to us, but let's have a quick recap of all these words. First one is known as gap, generally accepted accounting principle. It's the biggest term amongst all these things. इन सब के अंदर सबसे बड़ी टर्म जो है वो क्या है? That is gap, that is generally accepted accounting principles. Generally accepted accounting principles may be national, may be international. Till this date we have nationally gaps as accounting standards. Till this date we have international gaps as IFRS. IFRS का old version जो था that was IAS. So IFRS का old version IAS था till 2002. IAS were there, and then IAS भी took over the IASC, that is called Indian Accounting Standard, International Accounting Standard Committee had been taken over by International Accounting Standard Board. So whatever accounting standard issued by IASC will become within the domain of IASB, and IASB is issuing a new series. This is the old series of international standard. This is a new series of international standard. That means IFRS is a new series of international standard. IAS is the old series of standard. Now IAS are being repealed, and in their places IFRSs are coming. So that is a recap what we learned earlier on certain occasions, that what we mean by IFRS and what we mean by IAS. So IFRS and IAS are international gaps. We can say in India we at present have accounting standard, and the next generation gaps in India would be the IND-AS. What are these IND-AS? IND-AS exactly क्या है? कुछ नहीं है. IND-AS is Indianized version of IFRS and IAS. See, worldwide IFRS and IAS, we at this juncture cannot decide I cannot explain to you that what is IFRS, what is IAS, why IFRS, what is objective of IAS, what is objective of IAS. ये सब बेसिक चीजें हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं. हम सिर्फ अब यहां से एक फ्लाइट लेना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव टू डिसाइड अ सर्टेन लेवल पॉइंट जिसके बाद ही हम बात कर पाए. IFRS और IAS G20 कंट्रीज के कारण
G20 समिट होती है, G20 कंट्रीज का एक ग्रुप होता है जिसमें सारे 20 कंट्रीज के और जोग्राफिकल लोकेशंस के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं और उनके बैंक के, सेंट्रल बैंक के ऑफिसर्स होते हैं, उनकी एक समिट होती है। और ये G20 समिट में जितनी भी कंट्रीज आती हैं, इन सब ने अपना एक कमिटमेंट लिया हुआ है दैट दे ऑल शुड हैव वन अकाउंटिंग लैंग्वेज, उनकी सबकी एक अकाउंटिंग लैंग्वेज रहेगी एंड दैट अकाउंटिंग लैंग्वेज शुड बी IFRS। लेकिन कुछ कंट्रीज ने कहा कि वी कैन नॉट अडॉप्ट IFRS और IAS, वी कैन नॉट अडॉप्ट IFRS और IAS एग्जैक्टली, हम IFRS और IAS एग्जैक्टली अडॉप्ट ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? Why you cannot adopt IFRS and IAS as it is? Because they are saying that they have different framework of accounting. In India we have certain different framework of accounting. In India we have certain other restrictions where we cannot adopt IFRS and IAS. वो क्या है वो अपन देखेंगे। तो हमने कहा साहब हम IFRS और IAS को as it is नहीं अडॉप्ट कर सकते। पाकिस्तान ने कर लिया चलेगा, नेपाल कर लेगा चलेगा, श्रीलंका कर लेगा चलेगा, बांग्लादेश कर लेगा चलेगा, US कर लेगा चलेगा, लेकिन हम एग्जैक्टली उनको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। हम लेंगे तो सही, बट वी शुड हैव सर्टन अमेंडमेंट्स, और वो सर्टन अमेंडमेंट्स का ही नाम क्या होता है? कार्व आउट्स एंड कार्विन्स। सर्टन अमेंडमेंट होते हैं ना, दे आर कॉल्ड कार्व आउट्स एंड कार्विन्स। मतलब ये है दैट इफ यू वांट टू बिकम इंटरनेशनल, आपकी एंटिटी अगर इंटरनेशनल बनना चाहती है तो दो तरीके से इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, या तो एज इट इज या फिर सर्टन मॉडिफिकेशंस। इफ यू आर गोइंग विथ एज इट इज तो हम आपको कहेंगे यू आर अडॉप्टिंग IFRS, दैट इज कॉल्ड adoption of IFRS. And if you are not adopting them as it is, you are giving certain modifications, और modifications को modification ना बोलकर अब हम क्या बोलेंगे? carve-ins and carve-outs. carve-ins मतलब कुछ चीजें ऐड करना, carve-outs मतलब कुछ चीजें उसमें से हटा देना। So if you are going with carve-ins and carve-outs, it would be treated as modified. So if you are having modified version of IFRS, that will be known as what? Ind AS. So it's very clear what is Ind AS. Ind AS is nothing but modified format of IFRS which is customized for the Indian enterprises. Indian enterprises के लिए हमने जो कस्टमाइज किया IFRS को, IAS को, IAS और IFRS दोनों को कस्टमाइज करके इंडियनाइज्ड फॉर्मेट में जब हम लेके आए तो हमने उसको क्या कहा? Ind AS. And what is AS? AS were the accounting standard which were not adopted by, they are not adoption of IAS. They were originally prepared. There were numerous carve-ins and carve-outs in accounting standard. Accounting standard is a localized version of international accounting standard, जिसमें हमने अपनी मर्जी से जो भी carve-ins और carve-outs डालने थे वो डाले थे। carve-ins and carve-outs जब मैग्निफिसेंट लेवल पर हों तो हम उसको कन्वर्जेंस नहीं कह सकते। सी, एक वर्ड होता है IFRS कंप्लायंट होना। एक कंट्री IFRS कंप्लायंट है या नहीं है, इसका डिसीजन तब होता है जब वो कंट्री ये बताने में सक्षम होती है कि उसने IFRS को या तो क्या कर लिया है? अडॉप्ट कर लिया है, या IFRS से वो कन्वर्ज हो गई है। कन्वर्ज मतलब with certain modifications. Certain मतलब few modifications. If you are going with few modification, तो हम कहेंगे आप किस में चले गए हो? Convergence में। इंडिया किस में गया? Convergence में। पाकिस्तान किस में जा रहा है? पाकिस्तान किस में गया? Adoption में। इंडिया किस में गया? Convergence में। लेकिन दोनों कंट्रीज क्या कहलाएंगी? IFRS compliant. अभी मैं आपको सिर्फ कर्टन रेजर दे रहा हूं। IFRS compliant कंट्री होना मतलब क्या? IFRS कंप्लायंट कंट्री होना मतलब या तो IFRS को अडॉप्ट कर लेना या IFRS को कन्वर्ज कर लेना। तो क्या सर हमने अब तक Ind AS नहीं लगाए और हमने सिर्फ AS लगाए थे, तो क्या हम IFRS या IAS कंप्लायंट नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि हमने जो AS लगाए थे वो अपनी मर्जी के लगाए थे। हमने उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए थे। हमने फेयर वैल्यू मॉडल को अडॉप्ट ही नहीं किया आज तक इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, तो उनको हम ये नहीं कह सकते कि वी आर इंटरनेशनली कंप्लायंट विथ IAS। तो वी वर नॉट कंप्लायंट विथ IAS। सर एक कंफ्यूजन दूर कर दो, कभी आप IAS बोलते हो, कभी आप IFRS बोलते हो। भैया ब्रॉडली अगर बोलूं तो IFRS इंक्लूड्स IAS, नैरोली बोलूं तो IFRS इज न्यू सीरीज ऑफ
स्टैंडर्ड्स, न्यू सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स को क्या बोलूंगा, आईएफआरएस। तो अब अगर मैं कभी भी आईएफआरएस बोल रहा हूं तो आपको यही मानना है दैट इट दे आर इंक्लूडिंग आईएएस। सो व्हेनेवर आई टॉक अबाउट आईएफआरएस, तो आईएफआरएस इंक्लूड्स आईएएस। तो एएस कंप्लाई करने से आप इंटरनेशनली कंप्लायंट नहीं बनते। यू आर नॉट इंटरनेशनली कंप्लायंट इफ यू आर इंटरनेशनली कंप्लायंट विद आईएफआरएस इफ यू आर अडॉप्टिंग AS. So for that we got a new series which is known as Ind AS. So how many words we have clarified today? अभी हमने जो clarify किया वो ये, that gap is the biggest word which includes all such generally accepted accounting principles. There may be two generally accepted accounting principles, international and local. International में होते हैं IFRS and ISS. Local में होते हैं दो, purely local एंड आईएफआरएस कंप्लायंट। सो अगर प्योरली लोकल हुए तो वो क्या हो जाएंगे, एएस, और इफ आईएफआरएस कंप्लायंट में कन्वर्जेंस के थ्रू गए तो क्या आ जाएंगे, इंड एएस। सो सिंपल, दिस इज द वे वी आर गोइंग फॉरवर्ड। नाउ कम्स G20 जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग ऑल दिस थिंग। द G20 कंट्री, G20 समिट, कई बार यह नाम सुनने को मिलता है। सो हु आर G20? सो दैट इज, इट इज ग्रुप ऑफ 20 is made up of the finance minister and central bank governors of 19 countries and European Union. There are 19 different countries and one European Union. So they all become 20. Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia. These are all emerging economies. Italy, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Republic of Korea, Turkey, United Kingdom and United States of America. जो लीडिंग इकोनॉमी है वो और जो इमर्जिंग इकोनॉमी है वो, उन सबको मिला करके उन्होंने एक G20 समिट किया। और G20 समिट पहली बार हुआ, उसके बाद से G20 समिट होता रहता है बार बार। और ये G20 ग्रुप जो है वो वर्ल्ड ओवर आपके ट्रांजेक्शन्स को लेके आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है। अब सीधी सी बात है कि अगर आप ग्लोबलाइजेशन में जा रहे हो तो आपको डेफिनेटली आपके अकाउंटिंग रूल्स एक ही रखना पड़ेंगे, नहीं तो एक कंट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरी कंट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को से कंपैरेबल ही नहीं रह पाएंगे, तो आप बिजनेस कैसे कर पाओगे। फॉर दैट वी नीड G20 समिट का। G20 ने बाकायदा डिस्कस किया इन मैटर्स पर, और G20 ने फिर एक कॉल किया कि अरे ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाओ, और उसके लिए आईएएस भी को ऑथोराइज किया दैट दे शुड गो विद द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सो दैट एवरी कंट्री कैन फॉलो। तो आईएएस भी ने 2003 से आईएफआरएस देना शुरू किए, जो अब जाकर मैच्योर्ड हो गए और सारे आईएफआरएस तैयार हैं, और अब हम सब उनको अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं या उनसे कन्वर्ज करने के लिए तैयार हैं। नाउ कम्स द रोड मैप, जिसके बारे में हमको बात करनी है। What is road map of Ind AS? Ind AS का road map क्या होगा? I always prefer कि हम कहाँ से पढ़ें? We should start with road map। अगर हम स्टार्ट करें तो बेटर होगा कि हम रोड मैप स्टार्ट करें विद द कंपनीज नोटिफिकेशन जो आया था वहीं से। I always prefer that we should go with the notification. What that notification says? Just a minute. Just a minute. Full all such Ind ASs have been notified. पहले ये निकल जाए हिंदी, then I'll start with English. Yes. Now they have notified everything under the company's Indian Accounting Standard Rules 2015. So I'm just starting with those. दीपक सर, बाप रे क्या पढ़ाते हैं यार।
क्वेश्चन में। 1200 पेजेस हैं, आपको ये बता दूं, पर हमको कोई 1200 पेजेस नहीं पढ़ने हैं, आपको ये भी बता दूं। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आपको जहां से शुरू करना है वो यहां से शुरू करना है। February 16, 2015 this is the notification which is culprit for your inclusion of everything in your course. This is ये 30 आवर्स का कोर्स बनाने के लिए ये जिम्मेदार है, इसको ढंग से देख लो। शॉर्ट टाइटल, एंड दैट इज नोन एज कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015। कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015। फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2015 से ये एप्लीकेबल हो गए। So they have been made applicable from 1st April 2015. Definition दी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्ट, एनेक्सर, एंटिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेटवर्थ, वर्ड्स एक्सप्रेस्ड हियरिन जो भी हैं वो इस एक्ट में जो वर्ड्स दी हैं आपको वही लेना है, एंड ऑल दैट, ठीक है। देन दे से एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नाउ they are saying the accounting standard is specified in annexure to these rules to be called as Indian accounting standard and shall be accounting standards applicable to class of companies specified in rule number 4. रूल नंबर 4 में जो क्लास ऑफ कंपनीज एस्टेब्लिश की गई हैं उनके ऊपर ये पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होंगे, जिनको हमने नाम ही दे दिया क्या, दे ऑल आर Ind AS. What they are saying is the accounting standard specified in annexure to the company's accounting standard rules 2006 shall be accounting standard applicable to companies other than the class of companies specified in rule 4. ये ना बहुत क्लियर है कि कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 कहते हैं कि जिन कंपनीज पर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स लगेंगे उन पर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स नहीं लगेंगे, लेकिन जिन कंपनीज पर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स नहीं लगेंगे उन कंपनीज जिन पर ये लगेंगे तो फिर उन पर वो वाले रूल्स नहीं लगेंगे। बहुत क्लियर है। देयर आर टू सेट ऑफ रूल्स, वन इज कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 जिसके अंदर कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड है, ओल्ड, और वन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2015 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 जिसके अंदर Ind AS नोटिफाइड है। अब ये बहुत क्लैरिफाई कर दिया है पहले ही उन्होंने दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो स्पेसिफाइड है एनेक्सर में they shall be in 2006 के will be applicable to companies other than the class of companies specified in rule 4। और rule 4 में कौन सी कंपनीज बताई हैं जिन पर Ind AS लग रहे हैं, यानी बहुत क्लियर है कि अगर आप पे क्या लग रहे हैं Ind AS तो आप पर क्या नहीं लगेंगे, AS। बहुत क्लियर है। और अगर आप AS फॉलो कर रहे हो और आपको Ind AS फॉलो करने की जरूरत नहीं है तो आप बेटर है कि आप कौन से फॉलो करो, AS। सो वी इन कंपनी वी हैव 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विद इन द कंपनीज एक्ट। फाइन। A company which follows the Indian accounting standard specified in annexure to these rule in accordance with the provisions of this rule shall follow such standards only। अब भैया सारे के सारे गिले शिकवे आपके यहीं से दूर होना शुरू हो जाएंगे, और वो जो होंगे बहुत क्लियर है कि उन्होंने कह दिया कि shall follow such standards only, यानी जिनके ऊपर जो रूल 4 में कवर हो गए उनको सिर्फ कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, Ind AS। मतलब बहुत क्लियर है, इट इज मैंडेटरी टू फॉलो Ind AS इफ यू आर कवर्ड अंडर रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में कवर्ड हो, आपके ऊपर Ind AS लग रहे हैं तो आपको वही फॉलो करना पड़ेंगे। अ कंपनी which follows the accounting standard specified in annexure to the company accounting standard rule 2006 shall comply with these standards only and not the standards applicable to this। यानी जो 2006 लगा रही है उसको 2015 नहीं लगाना है, और जिसने 2015 लगा लिया उसको सिर्फ 2015 लगाना है। क्लासिफिकेशन बिल्कुल क्लियर कर दिया गया अंडर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स के अंदर सबसेक्शन 3 में। अब एक मिनट, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स जो आप यहां लगाने का कह रहे हो, यहां लगाने का कह रहे हो, ये किस पे लगाने का कह रहे हो? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लगाने का कह रहे हो कि
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगाने का कह रहे हो कि दोनों पे लगाने का कह रहे हो? सर, सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 ने कहा है कि अगर आप एक स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो जिस फॉर्म और कंटेंट और रूल्स और रेगुलेशन से आप क्या बनाते हो स्टैंड अलोन, आपको सेम फॉर्म कंटेंट के साथ सेम रूल्स के साथ बनाना पड़ेगा कंसोलिडेटेड। मतलब जब जब एक एंटिटी अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी इंड एएस के साथ तो डेफिनेट सी बात है कि उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाना पड़ेंगे इंड एएस के साथ। हेलो, अब शुरू होती है ये बैच। अब तक तो सारी चीजें वही थी जो हमने पढ़ी थी, बट नाउ इट टेक्स इट्स फ्लाइट। आपने कहा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस इंड एएस को लगा के बना रहे हो कंसोलिडेटेड भी उसी इंड एएस से बनाना। सर, रूल 4 जो आप दोगे उसमें कंपनी स्पेसिफाई करके दोगे, तो डेफिनेट सी बात है कि आपको लॉजिकली एक बात तो अपने रूल में रखनी पड़ेगी कि अगर होल्डिंग कंपनी पे इंड एएस लग गया तो उसकी सब्सिडरी, उसके जॉइंट वेंचर और उसके एसोसिएट पे तो इंड एएस लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने वहां इंड एएस नहीं लगाया तो फिर कंसोलिडेशन कैसे करोगे? तो लॉजिक तो बहुत क्लियर है ना कि अगर आपको कंसोलिडेशन करना है तो यू नीड टू, तो ये रूल में कहीं ना कहीं लिखा होगा, आज नहीं भी लिखा होगा तो लिखना पड़ेगा, उनको मर जाएंगे नहीं तो कंसोलिडेशन करेंगे कैसे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एक स्टैंड अलोन बना रहे हो और आपको कंसोलिडेटेड भी बनाना है तो जाहिर सी बात है कि जब तक आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर है वो अगर इंड एएस पे नहीं हुए तो आप कंसोलिडेटेड इंड एएस कैसे बनाओगे? बहुत क्लियर सी बात है, इसलिए वो रूल आएगा। इसलिए बहुत क्लियर रख लो, दीज रूल्स आर एप्लीकेबल टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आल्सो एज वेल एज एसएफएस, स्टैंड अलोन भी और कंसोलिडेटेड भी। चलिए, let's start with the rule number 4. Rule number 4 says sorry, rule number 4 पे बाद में आते हैं। हाँ, rule number 4 पे आ रहे हैं। rule number 4 says obligation to comply with the Indian accounting standards। किन के लिए obligation है Indian accounting standards को comply करना? The companies and their auditors, not only company, their auditors also required to comply with what Ind AS says. Not only company, but there, that means it's a joint responsibility of company and its auditors to comply with Ind AS। एक क्वेश्चन यहां पे बन सकता है। नेक्स्ट, specified in annexure to these rules preparation of their financial statement and rules respectively in the following manner as namely, पहला, any company may comply with Indian accounting standard for financial statement for accounting period beginning on or after 1st April 2015 with the comparatives for the period ending on 31st March 2015 or thereafter. Look, there are two ways to present this rule. पहला है any company may और दूसरा है following companies shall. इट मीन्स ये यहीं से कह रहा है कि एक वॉल्यूंटरी एडॉप्शन है और एक मैंडेटरी एडॉप्शन है। मैं आराम से आपको एक बढ़िया सा चार्ट बनवा सकता था। वॉल्यूंटरी आप यहीं से समझो। द लैंग्वेज सेज एनी कंपनी मे comply with the Indian accounting standard for financial statement for accounting period beginning on or after 1st April 2015 with the comparatives for the period ending on 31st March 2015 or thereafter। इस पर्टिकुलर लाइन का ही मीनिंग निकालने में अभी हमको समय व्यतीत करना पड़ेगा। सर, मे का मतलब वॉल्यूंटरी अडॉप्शन। कोई भी कंपनी, एनी कंपनी बोले तो एनी कंपनी मतलब एनी कंपनी, इवन अ वन पर्सन कंपनी, अ स्मॉल कंपनी, अ प्राइवेट कंपनी, अ पब्लिक कंपनी, अ लिस्टेड कंपनी, अ नॉन लिस्टेड कंपनी, एनीवन कैन
सर वॉल्यूमेंट्री एडॉप्शन बोले तो वॉल्यूमेंट्री एडॉप्शन, इट हैज नथिंग टू डू विद द नेचर ऑफ द कंपनी सर। वॉल्यूमेंट्री है ना, में आप चाहो तो, कोई भी कंपनी चाहे तो इट कैन कंप्लाई विद इंड एस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अकाउंटिंग पीरियड बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2015, यानी चाह के भी 1 अप्रैल 2015 से पहले शुरू होने वाले अकाउंटिंग पीरियड्स के लिए आप इंड एस नहीं लगा पाओगे, वॉल्यूमेंट्री चाहो तो भी नहीं। हम हमारे पर्पस के लिए बनाना चाहते हैं, बनाओ ना, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आप भी सेव परमल रख के खाना, क्योंकि दे विल नॉट बी यूज्ड बाय एनीबॉडी एल्स। व्हाई? बिकॉज सॉरी आई एम सो फनी, बट क्या करूं, वो बोल ही रहा है कि आपको कब से लेना है, 1 अप्रैल 2015 ऑनवर्ड्स। नहीं 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 नहीं, मैं तो पहले लगाऊंगा, लगा लो। मैं तो पहले बनाऊंगा, बना लो। फिर मैं फाइल भी करूंगा, कोई नहीं सुनेगा उस फाइल करने वाले स्टेटमेंट को, कोई मानेगा ही नहीं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, क्योंकि वो तो कब से शुरू होना चाहिए, 1 अप्रैल 2015 से शुरू होने वाले फाइनेंशियल ईयर लिख रहा ना भाई, बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2015, यानी जिसका अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी 2015 को शुरू हुआ, they cannot voluntary adopt the Ind AS। हेलो, हालांकि अब किसी का भी 1 जनवरी से शुरू हो ही नहीं सकता, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन ही हमने कंपनीज एक्ट 2013 में अमेंड कर दी, बहुत क्लियर है। तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि a company may comply with Indian accounting standards for the financial statement for accounting period beginning on or after 1 April 2015, यानी beginning on or after है तो इसका मतलब है not before। बिफोर तो जा ही नहीं सकते आप। ओ उधर, सॉरी मैंने बिना देखे लगा दिया, नो प्रॉब्लम। 1 April beginning on or after 1 April 2015 with the comparatives for the period ending on 31st March 2015। सर अब तो आप मर गए, अब आप कैसे बोलोगे, रुको तो सही। तुम अगर 1 अप्रैल 2015 से वॉल्यूमेंट्री अडॉप्ट करना चाहते हो, क्या इंड एस, तो करो, लेकिन जो प्रीवियस ईयर का कॉलम है उस पे भी इंड एस के फिगर चाहिए, यानी प्रैक्टिकली 1/4/2014 से 31 मार्च 2015 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको इंड एस से बनाना तो पड़ेगा, लेकिन वो किसी के काम नहीं आएगा सिवाय एक काम आने के, दैट इज कंपैरेटिव्स। हेलो, कंक्लूड कर लेना इस बात। 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2014 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमने अगर इंड एस के हिसाब से प्रिपेयर भी कर लिया, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल बाय एनी वन ऑफ द अथॉरिटीज, बट इट विल ऑलवेज हेल्प यू फॉर फर्स्ट वॉल्यूमेंट्री अडॉप्शन ऑफ इंड एस। या मैं ये कहूं कि अगर आप 1 अप्रैल 2015 से चाह रहे हो कि 1 अप्रैल 2015 से मैं वॉल्यूमेंट्री अडॉप्ट कर लूं इंड एस, तो सरकार ये ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर्स के फिगर्स जो चाहिएंगे दे विल बी व्हाट अकॉर्डिंग टू इंड एस। यानी देखा जाए तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2014 इटसेल्फ। वॉल्यूमेंट्री अडॉप्शन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट हो चुका है 1 अप्रैल 2014। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 का, वो सिर्फ किस काम आएगा, टू हैव अ कंपैरेटिव फिगर्स फॉर 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2016 के पहले वॉल्यूमेंट्री अडॉप्शन ऑफ इंड एस। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। एक कंपनी ने कहा कि हम वॉल्यूमेंट्रीली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
अडॉप्ट करना चाहते हैं इंड एस जी, तो क्या फिर उसकी सब्सिडरीज को और उसके एसोसिएट को और उसके जॉइंट वेंचर्स को भी करना पड़ेगा? तुमने तो वॉल्यूंटरी निपटा लिया बबलू, उनके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। तुम्हारे लिए तो क्या है? वॉल्यूंटरी, क्योंकि तुम तो होल्डिंग कंपनी हो, योर पेरेंट कंपनी। व्हाट अबाउट द सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट एंड ऑल? दे नीड टू कंप्लाई विथ, उनको तो कंप्लाई करना ही पड़ेगा ना। क्यों? उनको क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि तुम्हारे सीएफएस कैसे बनेंगे नहीं तो उनको तो कंप्लायंट रहना ही पड़ेगा। यानी बहुत क्लियर है, अगर होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है? इंड एस फॉलो कर रही है वॉल्यूंटरीली, तो उसकी पूरी ग्रुप कंपनीज को क्या फॉलो करना पड़ेगा? इंड एस। ये एक बहुत बड़ा हर्डल है वॉल्यूंटरी अडॉप्शन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। सर होल्डिंग, वी हैव डिसाइडेड क्या होल्डिंग कंपनी विल फॉलो वॉल्यूंटरी द इंड एस, बट सब्सिडरी एंड जॉइंट वेंचर्स आर नॉट फॉलोइंग इंड एस बिकॉज इट इज वॉल्यूंटरी एंड दे डोंट वांट। सर अब ये उनके डिसीजन पर रहा ही नहीं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिसीजन ऑफ होल्डिंग कंपनी। सर सब्सिडरी कंपनी वांट टू फॉलो इंड एस वॉल्यूंटरी, बट होल्डिंग डज नॉट, चलेगा। ऐसे मत देखो यार, आप ऐसे नहीं देख सकते मुझको कि ये क्या बोल गए आप। अरे एक सब्सिडरी है, वो कह रही है हम इंड एस फॉलो करेंगे, इज इट रिक्वायर्ड कि होल्डिंग कंपनी को इंड एस फॉलो करना पड़ेंगे? सर सब्सिडरी को कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेंगे। पूछो, ये किसने कहा? भैया सब्सिडरी को तो उसके स्टैंड अलोन बनाना है, वो अपने स्टैंड अलोन में क्या लगा बना रही है? इंड एस। तुमको क्या करना है? तुम हो होल्डिंग, तुमको उसको कंसोलिडेट करना है, तो तुमको उसको बोलना पड़ेगा तू अपनी इंड एस के हिसाब से बैलेंस शीट बना ले, लेकिन मेरे लिए एएस के हिसाब से बैलेंस शीट चाहिए ताकि मैं क्या कर पाऊं? कंसोलिडेट। तू इंड एस फॉलो कर रहा है इसलिए मुझे इंड एस फॉलो करना जरूरी नहीं। माइंड इट वेरी केयरफुली। कृपा करके इस कॉपी को और मेरे लेक्चर को संभाल के रखना। डोंट गेट इट वायरल, यू नो। नोबडी स्टार्टेड टीचिंग in this manner, nobody, and nobody cannot for next 6 months, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं दूंगा ये बिल्कुल नोवल क्वेश्चन है। अब सारे सेंटर्स के लिए भी बोल रहा हूं मैं, सारे वीडियो सेंटर्स के लिए भी बोल रहा हूं कि भैया मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको कृपा करके थोड़ा सा सीक्रेट रहने दो यार, थोड़े दिन तो मेरे लेक्चर सीक्रेट रहने दो प्लीज। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया है तो अपने तक ही रखना, किसी और को मत देना, क्योंकि ये मेरी मेहनत है और आपकी मेहनत है। अभी किसी ने चालू नहीं किया इंडिया में पढ़ाना, और सब यही वेट कर रहे हैं कोई तो स्टार्ट करे। एंड आई स्टार्टेड। इफ आई स्टार्टेड देन एवरीबडी इज आफ्टर मी, everybody is after me, what he is teaching, so I am teaching sir, I am teaching with all these questions which were never in market before, what I am teaching। ये जितने भी क्वेश्चन है मैंने खुद नहीं पढ़ाए आज तक, तो मार्केट में कहां से आएंगे? ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, these all questions have to, ये सारे क्वेश्चन आएंगे कि एक होल्डिंग कंपनी कह रही है कि हम इंड एस लगा रहे हैं वॉल्यूंटरी, सब्सिडरी कह रही है हम नहीं लगा रहे हैं, भैया लगाना पड़ेंगे। एक सब्सिडरी कह रही है कि हम वॉल्यूंटरी अडॉप्ट कर रहे हैं, होल्डिंग कह रही नहीं करना, मत कर, लेकिन तेरी सब्सिडरी से बोल कि वो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाए, क्योंकि तुझे क्या करना है? कंसोलिडेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो रुको 1 मिनट, मैं पढ़ा दूं फिर 2 मिनट बाद। सो कंपैरेटिव्स भी देना पड़ेंगे, मतलब सब्सिडरी तुमने वॉल्यूंटरी अडॉप्ट किया होल्डिंग, तो सब्सिडरी के भी 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एस कंप्लायंट होना चाहिए, एक तो इस साल का और एक कंपैरेटिव। हेलो, इसको कौन करेगा? ये किसको ऐसी इच्छा हो जाएगी कि अपन कर लें, क्योंकि इच्छा की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। स्टेटस अपडेट कर ले आदमी अपना, किसी के पास हो करोड़ों रुपए तो करो, नहीं तो ये कंप्लायंट बनाना और 2 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लायंट बनाना इज अ बिग थिंग। द फॉलोइंग कंपनी शैल कंप्लाई, शैल बोले तो शुड, with Indian accounting standard for the accounting period beginning on or after 1st April 2016 with a comparative 31st March 2016।
कंपैरेटिव आपको कौन से देने? 31 मार्च 2016 के. यू हैव टू गिव 31 मार्च 2016, 1st April 2016 with the comparatives for the period on 31st March 2016 or thereafter. तो ठीक है. Shall मतलब should. In days period beginning on or after 1st April 2016. अब 1 अप्रैल 16. सो यार अभी क्या दिक्कत है? 1 अप्रैल 2016 आएगा, उसके बाद अपने लिए मैंडेटरी. बाबू 1 अप्रैल 2016 के लिए मैंडेटरी है, तो 1 अप्रैल 2015 से तो कंपैरेटिव बनाना मैंडेटरी हो गया. यानी आपको तैयारी तो अभी से शुरू करनी पड़ेगी उन कंपनीज को जो यहां लिखी हुई हैं. इन कंपनीज का स्टार्टिंग पॉइंट ऑलरेडी निकल चुका 1 अप्रैल 2015. क्यों? प्रीवियस ईयर के फिगर देने हैं. प्रीवियस ईयर के फिगर देने हैं तो आप इधर आ जाओगे. तो विच कंपनी रिक्वायर टू गिव, विच कंपनी इज देयर which is necessary to comply with these provisions? So 1st April 2016 with the comparatives period of ending 31st March 16 onward, namely पहला, companies whose equity or debt securities are listed or in process of being listed on any stock exchange in India or outside India and having a net worth of rupees 500 crore rupees or more. मेरा तो हार्ट फेल ही हो गया था जब उसने शुरू में बोला, फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं यार, यहाँ पे इन्होंने एंड लिखा है. अगर ये एंड नहीं लिखते तो निपट जाते. हेलो और नहीं है, वो एंड है. एंड है मतलब तुमको पहले तो क्या होना जरूरी है? लिस्टेड. आइदर यू शुड बी लिस्टेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, और गोइंग टू बी लिस्टेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, प्लस having net worth of rupees 500 crore rupees or more. एक मिनट, यानी इस कंडीशन को देखूं तो आइदर वन फॉलो हुई तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड. सर हमारी नेटवर्थ तो जबरदस्त है. नेटवर्थ तो हमारी 500 करोड़ रुपीस के ऊपर है, बट वी आर नॉट लिस्टेड. इस अभी नीचे नहीं गया, इस कंडीशन के हिसाब से बात कर रहे हैं. तो सर अगर आप नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर है, लेकिन आप क्या नहीं हो? लिस्टेड नहीं हो, अनलिस्टेड ही हो. 500 करोड़ लिस्टेड ही नहीं है. क्यों? लिस्टेड होना जरूरी है. हर बाप दादा का बहुत पैसा है हमारे पास. हम पब्लिक कंपनी बनाई जरूर है हमने, लेकिन हमने लिस्टिंग नहीं करवाई उसकी, और ना ही हम पब्लिक इशू लेके आए कोई बहुत बड़ा. हमारी क्लोजली हेल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी. टर्नओवर हमारा कितना है? 600 करोड़, बट वी आर नॉट लिस्टेड. जरूरी थोड़ी लिस्टेड होना चाहिए. तो अब ऐसी एंटिटीज जो लिस्टेड नहीं, या ऐसी एंटिटीज जो लिस्टेड तो है लेकिन उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ के बराबर या ज्यादा नहीं है, 500 करोड़ और मोर. मेक इट श्योर, सॉरी, रुपीज 500 करोड़ और मोर. तो भैया दो, पहला ये प्लस ये, एंड लिखा है और नहीं. Companies whose equity or debt securities are listed are in process of being listed in any stock exchange in India or outside India and having net worth of rupees this. Okay. Second, companies other than those covered by A of clause 2 of subrule 1 and having net worth of rupees 500 crore or more. ये क्या हुआ? ऊपर से तो हम क्या कंक्लूड करके आए? दोनों जगह क्या है? एंड. लेकिन नीचे आके पता लगा कि ये कह रहे हैं कंपनीज अदर देन दोज कवर्ड बाय सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 2 ऑफ सब रूल 1 एंड हैविंग वर्थ नेटवर्थ ऑफ रुपीज 500 करोड़ और मोर. यानी अब इन दोनों को मिलाएं तो एक लिस्टेड कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपीस या उससे ऊपर की नहीं है वो तो एग्जम्प्ट है, लेकिन एक नॉन लिस्टेड कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपीस और मोर है वो एग्जम्प्ट नहीं है. तो सीधे सीधे रूल क्यों नहीं बनाते हो यार कि ओनली दोज लिस्टेड कंपनी विच आर हैविंग नेटवर्थ मोर देन 500 करोड़, मोर देन और इक्वल टू 500 करोड़ ना.
पहले हम ये लिखेंगे, फिर हम वो लिखेंगे, बीच में एंड लगाएंगे ताकि लोग इंटरप्रेट करें, और फिर नीचे ले जाके बोलेंगे कि नहीं, तुम जो इंटरप्रिटेशन कर रहे थे वो फालतू था। इंडिया है, और एक्ट पढ़ने का मजा ही आए। अब जीवन भर के लिए याद रहेगा आपको कि ऊपर हमने क्या पढ़ा था, दिस एंड, लेकिन उस एंड का कोई मतलब, क्योंकि नीचे जाके, इसीलिए जब वो पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बोला था, इस कंडीशन, इस कंडीशन, इस कंडीशन को मुझे नहीं मालूम था कि नीचे जाके क्या बोल रहा हूं, लेकिन इस कंडीशन को 3 बार मैंने हाईलाइट किया था कि इस कंडीशन के हिसाब से नहीं है, लेकिन अगली कंडीशन के हिसाब से है, क्योंकि वहां लिखना पड़ेगा ना। सब रूल 1 क्लॉज 2 के अंदर बी कवर करता है किसको, 500 करोड़ रुपीज और मोर, कौन सी, अनलिस्टेड। और तीसरा, मर गए, तीसरा तो रिलेशन में निपट गए। हाँ कोई बात नहीं, अरे अभी तो लो इसको आधे घंटे चला देंगे, चलिए। नाउ व्हाट इट सेज, होल्डिंग कंपनी, subsidiary company, joint venture or associate company of companies covered by A of clause 2 of subrule 1 and subclause B of clause 2 of subrule 1 as the case may be। मतलब भाई साहब इनकी भी और इनकी भी, दोनों की रिलेटेड कौन कौन, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट। ये जॉइंट वेंचर तो ऐसा लिख रहे हैं कंपनीज एक्ट में जैसे इंडियन ने जॉइंट वेंचर डिफाइन किया है वहां, है यहाँ ऐसे खुल के देखो आप, है। और वहां पे एसोसिएट की डेफिनेशन में बोला कि एसोसिएट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर, और यहाँ तो ऐसे जॉइंट वेंचर खुल के बता रहे हैं जैसे जॉइंट वेंचर कोई बहुत बड़ा अलग से डिफाइन किया हो कंपनीज एक्ट 2013 में। अलग अलग डिपार्टमेंट जब काम करते हैं ना एक एक्ट पे, तो ऐसी एनोमलीज आती है। तो यहाँ तो खुल के जॉइंट वेंचर डिफाइन कर रहे हो। अब कोई दिन कोई आके बोल देगा कि साहब वहां तो इन्होंने जॉइंट वेंचर अलग से, तो फिर यहाँ एक्ट में जो है तो मैं नहीं मानूंगा, फिर कोई केस लड़ेगा, फिर कोई केस जीतेगा, फिर कोई बेंच पे जाएगा, फिर वो वहां से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाएगा, फिर बोलेंगे नहीं 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 इसको ठीक करो, फिर वो लॉ में अमेंडमेंट हो जाएगा। इंडिया चलने दो। तो अभी तो जॉइंट वेंचर ऐसा डिफाइन करके बता रहे हैं। तो भैया 1 मिनट, 1 अप्रैल 2016 ऑनवर्ड्स कौन कौन लिस्टेड और गोइंग टू बी लिस्टेड। सर गोइंग टू बी लिस्टेड कैसे एविडेंस होगा, सबको मालूम है। गोइंग टू बी लिस्टेड मींस अ रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड एंड एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग हैज बीन फाइल्ड विद द आरओसी, दैट इज कॉल्ड गोइंग टू बी लिस्टेड। सो लिस्टेड और एप्लीकेशन इज फाइल्ड विद सेबी और आउटसाइड अथॉरिटी तो एसीसी में, नो प्रॉब्लम। नाउ दैट इज लिस्टेड और गोइंग टू बी लिस्टेड, बट विच शुड have net worth of 500 crore or more. Only that listed or going to be listed which has a net worth of 500 crore rupees or more. It means every listed company not included. Second, every unlisted company, whether it is public or private, doesn't make any sense. चाहे पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सेक्शन 8 कंपनी हो, चाहे डॉर्मेंट कंपनी हो, चाहे 1% कंपनी हो, चाहे स्मॉल कंपनी हो, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, व्हाटएवर, जो भी कंपनी है, सीधी सी बात है तुम्हारी नेटवर्थ क्या है। देखो स्मॉल कंपनी तो आएगी नहीं क्योंकि इतनी नेटवर्थ पे स्मॉल हो ही नहीं सकती, बचेगा क्या, 1% भी नहीं रह पाएगी। उसके बाद बात करें हम तो वी कैन हैव ओनली प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज विच मे हैव दिस नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर, ठीक है। और इनकी कोई होल्डिंग, अच्छा जो इनकी सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, ये बेचारे तो संबंधों के कारण ही मर गए। इनकी खुद की न कोई इंडिविजुअल कैपिटल पूछी किसी ने, न इनसे पूछा कि तुम लिस्टेड हो, न इनसे कोई पूछा कि तुम्हारी नेटवर्क क्या है। भिखमंगी कंपनियां भी हुई तो भी इनको क्या फॉलो करना है, इंडेस, टर्नओवर के नाम पे 2 करोड़। हेलो, पता चला एक कंपनी है जिसका टर्नओवर 80 लाख है, उसका टैक्स ऑडिट भी नहीं हो रहा है। हेलो, बट इट हैज टू कंप्लाई विद व्हाट, इंडेस। कितना मजा आएगा। क्या ऐसी कोई कंपनी हो सकती है जिसका टैक्स ऑडिट भी नहीं हो रहा है और उसको इंडेस फॉलो करना है? हाँ, क्यों? क्योंकि इसका पाप है कि किसी की क्या है, सब्सिडरी है, और वो जो इसकी सब्सिडरी है उस पर क्या लग रहे हैं, इंडेस। तो होगा, वो तो मिलेगा, बहुत मजा आएगा। अपने ऑफिस में 2-4 तो आएंगे कोई ना कोई। आप ऐसा मत सोचना कि अपने ऑफिस में तो कोई नहीं लगने इंडेस, इस कारण से लगेंगे, रिलेटिव होने के कारण से। सो
किसी भी सब्सिडरी होल्डिंग ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट होने में आप निपट जाते हो यहां पे। अब सर आप तो एक बात बता दो कि ये नेटवर्थ जो देखनी है, ये नेटवर्थ कैसे देखनी, मतलब कब की तो छोड़ो, वो तो हमको मालूम है कि कब की, मतलब तो 1/4/2016 जब से आप लगाओगे उस साल के ऑडिटेड 31 मार्च 2016 के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज नोन टू एवरीबॉडी। क्वेश्चन एक मैं आया, मतलब एक बात बताओ, नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करूं, मतलब पहले इंडेस लगाऊं और एक बैलेंस शीट बनाऊं? कंपेरेटिव के लिए तो बना ही रहा हूं ना, कंपेरेटिव के लिए बना रहा हूं। कितना प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि कंपेरेटिव के लिए आप क्या बना रहे हो, इंडेस की बैलेंस शीट, उसके हिसाब से नेटवर्थ चाहिए कि बिना कंपेरेटिव के जो बैलेंस शीट बन रही है उसके हिसाब से नेटवर्थ चाहिए? कुछ लोगों को समझ नहीं आया, ये कहां फ्लाइट ले गया आदमी। अरे सर मेरी फ्लाइट कहीं नहीं गई, अभी यहीं खड़ी है, रुको। क्या बोला मैं? आपको 1/4/2016 से लगाने हैं। हाँ सर लगाने हैं। लगाने क्यों है? बोल नेटवर्क निकालो। नेटवर्क कैसे निकालो? इंडियस के हिसाब से कि पुराने एएस के हिसाब से? दादा पुराने एएस के हिसाब से। कोई नया इंडियस तो आपके लगने ही तब शुरू होंगे जब पुराने एएस के हिसाब से जो फर्स्ट बार आप करोगे तब। सर 2016 में तो कुछ हुआ नहीं सर, फिर 17 में हुआ। मैं तो इंडेक्स लगाऊंगा ही नहीं, क्योंकि आपने तो पूरी जगह एक्ट में लिखा 2016। ऑन और आफ्टर और देयर आफ्टर दोनों लिखा है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। ऑन और आफ्टर भी है और देयर आफ्टर भी है। जिस भी साल पिछले साल का 31 मार्च को आप ये थ्रेशोल्ड कोई भी क्रॉस मार दो तब। हम तो बने ही अभी 1 अप्रैल 2015 को तो इनकॉर्पोरेट हुए। हेलो, और पहले ही साल टर्नओवर छप्पड़ फाड़ के 600 करोड़। हमारे तो नेटवर्क कहां से निकालोगे आप? है हमारी नेटवर्क है 1000 करोड़ की। पिछला साल ही नहीं है सर, पिछला साल ही नहीं है। एक मिनट यार, देखो पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, या तो चार्ट बनाओ और घर भाग जाओ, या फिर आप मेरे साथ डिस्कस करो। 2 तरीके होते हैं पढ़ने के, और मैं दूसरा तरीका ही प्रेफर करता हूं। अभी चार्ट बनवा के घर भगवा सकता था, तो चैप्टर ही खत्म हो जाता, अभी तो पता ही नहीं चलता कब कौन सा कान लग गया। इंपॉर्टेंट तो अब ये है, वो है कंपनी आके खड़ी हो गई, भाई साहब हमारी नेटवर्क 700 करोड़। कौन बता रहा? बोलो 31 मार्च 2016 को हुई, पुरानी बता लेगा। 31 मार्च 2015 की नेटवर्क क्या है? नेटवर्क का कंपनी नहीं थी। वो तेरी तुम्हारी कंपनी नहीं थी। हाँ, हम इंडेक्स लगाएं कि नहीं लगाएं? वॉल्यू एंट्री लगाना चाहूं तो लगा लूं क्या? कंपलसरी है कि वॉल्यू एंट्री है? सर एक आइए मैं आपको लेके जाऊं नेटवर्क के ऊपर फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल बी एंड ऑल। 1 मिनट, ठीक है? वो बैरेक्ट जहां मैं बताऊंगा वो अपन देखेंगे, अभी ढूंढ के मैं उसको निशान लगाऊंगा। लेकिन आप ध्यान रखो कि अगर आपका कोई प्रीवियस ईयर ही नहीं है तो मेरे को आपकी नेटवर्क बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे देखनी है। आई एम नॉट कंसर्न विद योर नेटवर्क एट द एंड ऑफ द ईयर। हेलो, आई नीड टू कंसिडर इट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आई हैव नथिंग टू डू विद द एंड ऑफ द ईयर। सो एंड ऑफ द ईयर में आप कुछ भी हो उससे मतलब ही नहीं मुझको। आपको कंपल्सरीली एनडीएस अडॉप्ट करना जरूरी नहीं है, बेटर है बना लो, क्योंकि अगले साल तो तुमको कंप्लाई करना है। ओ मेरा अगले साल का टर्नओवर तो 200 करोड़ ही रहने वाला है। अरे भाई, और नेटवर्क 200 करोड़ ही रहने वाली है, तो भैया 200 करोड़ नेटवर्क रहने वाली हो अगले साल, उसके बावजूद भी तेरे को तो कंप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को लास्ट बैलेंस शीट का क्या देखना है? नेटवर्क। तो लास्ट बैलेंस शीट पे जो नेटवर्क, तो उसके बारे में बात कर। हेलो, इंडेस
कंप्लाई करने के लिए अभी तो मैंने कौन सा वाला फेज लिया, मैंडेटरी का पहला फेज लिया, अभी तो मैंडेटरी का सेकंड फेज बाकी है, लेकिन कल हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा विथ ऑल सच क्वेश्चंस जितने भी हमारे पास बाकी हैं। मेरी मजबूरी है कि मेरे पास टाइम खाली ही 5:30 to 6:30 है और अभी मेरे को डायरेक्ट उधर घुसना है, तो करते रहेंगे, रोज पढ़ते रहेंगे इंड एएस को रोज रेगुलरली। अभी कल मैं प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, सारे प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट करवा दूंगा जितने मैंने आज डिस्कस किए, सो दैट एक चैप्टर हमारा कल खत्म हो जाएगा, दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस। फिर हम चालू करेंगे इंड एएस 101।